हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कुछ नोट्स, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिटेल जानने के लिए। सबसे पहले अगर हम पूछेंगे तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं? तो बच्चों, भाषा के द्वारा। और हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं इस समय? हिंदी भाषा बोल रहे हैं। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। और इसकी जननी कौन है? संस्कृत। तो सबसे पहले बच्चों आई थी संस्कृत, फिर आई थी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट अपभ्रंश आई थी, फिर प्रारंभिक हिंदी आई थी। तो 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी संघ की राजभाषा बनी और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिल गई। अपभ्रंश भाषा प्रमुख रचनाकार है इसके स्वयंभू, जिसको हिंदी का अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनकी रचना है पौंग चरित्र अर्थात राम काव्य, दूसरे धनपाल, पुष्पदंत, सरहपा, कढ़ा। अपभ्रंश के जो भेद है, पहली है शोरसैनी अपभ्रंश, इसमें से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती भाषा निकली। दूसरा है अर्धमगधी अपभ्रंश, इसमें पूर्वी हिंदी भाषा निकली। मगधी अपभ्रंश, इसमें बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया भाषा निकली। खस अपभ्रंश में पहाड़ी भाषा और ब्राह्मण अपभ्रंश में पंजाबी सिंधी भाषा, महाराष्ट्री अपभ्रंश में मराठी भाषा। इस तरह अपभ्रंश के 6 भेद हैं और उसमें से अलग अलग भाषाएं निकली हैं। तो ब्रज का पहला काव्य सुधीर अग्रवाल का प्रधुन था। अवधी की पहली रचना मुल्ला दाऊद की चंदायन थी। ब्रज भाषा के में अष्टचाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है और अवधी भाषा के प्रमुख रचनाकार है तुलसीदास। इनकी रचना थी रामचरितमानस। और अवधी भाषा में सूफी कवि जो थे मलिक मोहम्मद जैसी, जिनकी रचना थी पद्मावत। और खड़ी बोली की पहली रचना थी कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली की गद्य के लिए अगर हम किसी को श्रेय देते हैं तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद व लक्ष्मण सिंह को भारतेंदु युग के हैं ये। इसके अलावा सदा सुख लाल नियाज की सुख सागर, ईशा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी, लालजी प्रेम सागर, सदल मिश्र नासिकेतोप आख्यान। फिर आया द्विवेदी युग, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी की पद का विकास किया। फिर आया छायावादी युग, जिसके 4 स्तंभ कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने हिंदी में खड़ी बोली काव्य भाषा का विकास किया। हिंदी के विभिन्न रूप हैं बच्चों, हिंदुई, जबाने हिंदी, तहलवी। इस नाम से इसको सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने कहा था। तो सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य भारत की भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। हिंदी की जगह हिंदवी, हिंदुई, जबाने हिंदी और दहलवी शब्द का प्रयोग किया था। इसमें अरबी फारसी शब्द बिल्कुल नहीं थे। खालिका बारी इनकी रचना है, खालिक बारी। फिर है रेखता। मध्यकाल में जब मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी के मिश्रित कविता थी उसको कहा जाता था रेखता, और इसके उदाहरण आपको मिलेंगे मीर गालिब की रचनाओं में। फिर दक्कनी या दक्कनी, मध्यकाल में जो दक्कन के मुसलमान थे उन्होंने फारसी लिपि में जो भाषा लिखी उसे दक्कनी कहा गया। उत्तर भारत में इस दक्कनी को लाने का श्रेय शायर वली दक्कनी को है। सर्वप्रथम एक अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने 1927 में अपनी पुस्तक भारतीय भाषा सर्वेक्षण में हिंदी का उपभाषा व बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार उपभाषा अगर किसी बोली में अगर एक क्षेत्र में सीमित है तो बोली है, और अगर उसमें साहित्य की रचना हो जाती है तो वो उपभाषा बन जाती है। तो हिंदी की समस्त बोलियों को उन्होंने 5 भागों में बांटा। बाकी सब ने भी सहयोग दिया। पहली थी राजस्थानी, जो कि शोरसैनी अपभ्रंश से निकली थी और ये राजस्थान में ज़्यादा बोली जाती है। और इसमें से निकली मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये भाषाएं निकली। दूसरी थी पश्चिमी हिंदी, ये भी शोरसैनी अपभ्रंश से निकली है। इसमें पहली है कौरवी, जो मूल नेम है और आजकल उसका नाम खड़ी बोली है। ये हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा आपको बोलने वाले इसमें लोग मिलेंगे। बंगारू, ब्रजभाषा, बुंदेली। अगली है पूर्वी हिंदी, जो कि अर्धमगधी अपभ्रंश से निकली है। इससे निकली है अवधी, बांधेली, मध्य प्रदेश में ज़्यादा इसको बोलने वाले लोग मिलेंगे। अगली है बिहारी, चौथे नंबर की, जो मगधी अपभ्रंश से निकली है और इसको बोलने वाले उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हैं।
और इसमें से निकली हैं छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगधी और मैथिली। अगली है पहाड़ी, जो खस अपभ्रंश से निकली है। इसको बोलने वाले ज़्यादातर उत्तराखंड और हिमाचल में मिलेंगे। कुमाऊनी और गढ़वाली इसके दो भाग हैं। महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी के विकास के लिए बहुत से कार्य किए थे। 8वीं अनुसूची संविधान में पहले 14 भाषाएं असम, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उर्दू को मान्यता मिली थी। फिर मणिपुरी, नेपाली और बोडो, डोगरी, मैथिली, सिंधाली, कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता मिली है। अब अगला क्वेश्चन आता है त्रिभाषा सूत्र। तो एकता का विकास करने के लिए भारत सरकार ने त्रिभाषा सूत्र को लागू कर रही थी। इसके अंतर्गत वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी, अंग्रेजी और एक दक्षिण भारत की भाषा को पढ़ाने की अनुमति दे रही थी। और जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे वहाँ के प्रदेश की भाषा अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था थी। लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया आदेश करने पर भी सरकार के। तो राजभाषा के नियम 1976 से हिंदी की संदर्भ में भारत के क्षेत्रों में 3 वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें पहली राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के नियम में 2 भाषा की नीति का अनुपालन हो गया। अब देखेंगे हम भारत की सभी लिपियां जो हैं वो ब्राह्मी लिपि से निकली हैं और ब्राह्मी लिपि वैदिक आर्यों ने शुरू की थी। अब बोली क्या है? जब भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में उपलब्ध होता है तो वो बोली कहलाता है। सीमित क्षेत्र याद रखिएगा। इसका शब्द भंडार भी सीमित होता है, कोई साहित्य रचना नहीं होती और व्याकरण के नियम भी नहीं होते हैं। दूसरा है भाषा, वही बोली जब कुछ भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र का विस्तार कर लेती है। ठीक है, उसका लिखित रूप हो जाता है, व्यावहारिक व्याकरण के सांचे में ढलने लग जाती है, उसमें पत्राचार, शिक्षा होने लगती है, व्यापार होने लगते हैं, तो वो भाषा बन जाती है। और मानक भाषा क्या है? जब भाषा का प्रयोग अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, वो आदर्श रूप धारण कर लेती है। शैक्षिक, साहित्यिक, तकनीकी, कानूनी सारी शब्दावली उसके अंदर होती है और वह भाषा शुद्ध, परिमार्जित और उच्च स्तरीय भाषा होती है, उसी को मानक भाषा कहते हैं। तो खड़ी बोली के मानवीकरण के लिए द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के संपादक जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी प्रेरणा से कामाता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण ग्रंथ की रचना भी की है। और ब्रज भाषा में सबसे ज़्यादा बच्चों काव्य भाषा का प्रसिद्ध हुई है। जो ब्रज भाषा, जितने काव्य लिखे गए ज़्यादातर वो ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं।